Hello students, class 10th. Yesterday we have done the topic. This is related to resistivity. What is the resistivity of the conductor and resistance of the conductor, and on which factors our resistivity depends, and what are the application of the resistivity in daily life. This we have already done in the previous video. If you haven't watched it yet, then go for the video. And our today's topic is amount of heat produced in the conductor. आपके पास एक कंडक्टर है. कंडक्टर का मतलब कोई भी डिवाइस जिसमें करंट बहुत इजीली पास हो सकता है. ठीक है, तो कंडक्टर आपके पास कोई भी हो सकता है. वेदर इट इज़ ए स्ट्रेट वायर, कोई सिंपल तार हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, जैसे कोई आपकी कोई मशीन है, कुछ भी है ना, कोई डिवाइस है. तो किसी भी डिवाइस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है इन ए कंडक्टिंग डिवाइसेस, उस हीट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. उस हीट का हम आगे यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, वो हीट आपके लिए कभी बेनिफिशियल होगी, कभी आपको डिसएडवांटेजेस देंगी. तो बट एक्चुअली वो हीट होगी कितनी, पहले हमें उस हीट को कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. सो सी हियर, आई एम हैविंग अ कंडक्टर हियर. दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टिंग डिवाइस. This conductor is connected to power supply, plus minus. So power supply is here, battery. When I connect the battery here, current starts flow from positive end of the conductor to the negative end. This is the positive power supply, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. करंट आपका पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही आपको हीट प्रोड्यूस करके देगी. हीट कब प्रोड्यूस होती है, आपकी बॉडी हीट ज़्यादा कब प्रोड्यूस करती है, जब आप ग्राउंड के अंदर खेलते हो, भागते हो. ठीक है, तब आपकी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है इंस्टेड ऑफ जब आप खड़े हो, सिंगल स्टेशनरी स्टेट में हो. ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी कब आपको हीट प्रोड्यूस करके देंगे, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग. ठीक है, जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है. हमने एक पीछे टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ज है. दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज. ये आपका कोई सोर्स चार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं. इस चार्ज को आप एक लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन पर लेके आ रहे हो, यहाँ पर लेके आ रहे हो अगेंस्ट दिस चार्ज. तो आपको ए से बी तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इस चार्ज को लाने के लिए, यही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा. दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. तो हेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज. तो वर्क की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से यहाँ तक चलने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, यहाँ से चला नेगेटिव से, घूम के यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, जितना काम उसको एक इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा उतनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चल के एक एंड से दूसरे एंड पे आ रहे हैं, तो उतनी वो हीट प्रोड्यूस करके देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए. ओके, सो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला चलो मैं बाद में आपको कराता हूँ. सी हियर द फॉर्मूला ऑफ चार्ज. करंट की डेफिनेशन क्या थी, करंट को हमने पढ़ा था, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज करंट इनटू टाइम. तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए. क्यू की वैल्यू को क्या पुट किया आपने, वी ऐसे ही है, पोटेंशियल को चेंज नहीं कर रहे हैं. चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. हियर वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन इट. जितना चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आके काम करेगा, एक एंड से चलने पे दूसरे एंड तक आने पे जितना आपको चार्ज काम करके देगा उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा. तो नेक्स्ट आप W को यहाँ पे रिप्लेस करोगे H से, क्योंकि जो आपने वर्क किया है दिस इज योर हीट. सो हीट इज इक्वल टू वोल्टेज करंट इनटू टाइम. मतलब यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो आपकी हीट है 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वन वोल्टेज, सेकंड वन करंट एंड थर्ड वन इज टाइम. जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी सर्किट की उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, देन जितना करंट उसमें जा रहा है उतनी प्रोड्यूस होगी. और सिमिलरली टाइम, जितने टाइम के लिए आपका सर्किट ऑन रहेगा उतनी ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता रहेगा. ठीक है, आप इनकैंडेसेंट बल्ब जो आपके घर में येलो कलर के बल्ब आते हैं वो लगा के देखिए, जितना देर वो बल्ब चलते रहेंगे उतनी वो हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसको और सही इसका जो रूप है इसको सुधारते हैं थोड़ा, इसको और एक्सप्लेन करते हैं. VIT, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है.
ओम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कीजिए, हीट V की वैल्यू क्या आएगी, सो V H था हमारा V आई टी, तो V की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पुट कीजिए, V की वैल्यू I इंटू आर, हेयर इज I इंटू टी, ये आई ओ टी ऐसे रखेगा, I इंटू आई इज योर नथिंग बट आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला, दिस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए अगर किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वो हीट प्रोड्यूस करेगी, पर हमने ये भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस करंट को कम करती है। तो यहाँ पर एक देखिए एक पेक्यूलियर थिंग यहाँ पर आ रही है, पेक्यूलियर थिंग इज दैट हीट रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि रेजिस्टेंस से भी हीट आ रही है, करंट से भी हीट आ रही है, बट रेजिस्टेंस और करंट तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ओपोजिट हैं। तो किससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट के लिए ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो करंट होगा, ठीक है, हीट के लिए ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई का स्क्वायर हो रहा है तो ये ट्वाइस काउंट होगा, तो करंट पे ज़्यादा हीट डिपेंड करी है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारे घर में गीज़र होता है उसकी रेजिस्टेंस जरूर थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना उसमें करंट जाता है, ठीक है, तभी वो गीज़र वगैरह भी आपको हीट प्रोड्यूस करके देते हैं। ओके, इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर से लग से पूछ लिया जाए तो आप ऐसे इसको ड्राइव करके भी डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे लिखते हो अगर लग से आ जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर आपने लग से ड्राइव करना है जूल्स लॉ ऑफ हीट, इससे भी कंडक्टर में जो हीट है वो कैसे होगी, यू कैन राइट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यू कैन राइट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तीनों पे। अब तीनों को कंबाइन कीजिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर वी गेट कांस्टेंट के, दिस इज आई स्क्वायर आर टी। ओके, अगर हम के को एज्यूम करें इफ दिस इज 1, के 1 कब होगा, जब हीट 1 होगी, करंट 1 होगा, आर 1 होगा, टी 1 होगा, तो के ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। इफ ये अगर हम ये तीनों कंपोनेंट और ये तीनों, ये वाला कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट और ये H, अगर इनको 1 1 लेट करेंगे 1 1 1 1 तो के अपने आप 1 हो जाएगा। अगर के 1 होता है तो H किसके इक्वल आएगा, दिस इज योर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर या सेमी कंडक्टर के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर जो आपने हीट की कैलकुलेशन करनी है, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस वे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी इन द कंडक्टर एंड पावर इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज बेसिकली योर एबिलिटी टू डू वर्क, आप कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, करंट की फॉर्म में, ठीक है। एक सिंगल चार्ज जब एक एंड से दूसरे एंड तक चलता है कंडक्टर के अंदर, ये एक कंडक्टर है, सी दिस इज द कंडक्टर, और इसको मैंने बाहर किसी ऐसे सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक कंडक्टर यहाँ से चल के ऐसे पूरा जब डिस्टेंस कवर करता है तो ये एक वर्क करके देता है आपको, जितना ये वर्क करके देगा उतनी ही इसकी एनर्जी होगी। फिजिक्स में इवन कहीं भी आपको एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, योर वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी। सो सी हियर व्हाट इज द एनर्जी, एक्चुअली हम एनर्जी यहाँ पर भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यही 3 स्टेप्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ये एक कंडक्टर है, इन दोनों का बीच का वोल्टेज का डिफरेंस V किसके इक्वल होगा, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। आपका वर्क किसके इक्वल आ गया, वर्क आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, एंड चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो दिस इज द वर्क, और वर्क ही क्या होता है, वर्क इज एनर्जी, तो एनर्जी इज वोल्टेज करंट इनटू टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन द सर्किट। आप उसके अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे वर्क हो रहा है, दिस इज अ वर्क डन बाय अ सोर्स काम करके देख रहा है। कौन सा सोर्स, ये वाला जो इससे पावर सप्लाई लगाएंगे, हमने इससे पावर सप्लाई लगाएंगे, ये पावर सप्लाई आपको काम कर रही है, ये सोर्स आपका, ठीक है, ये सोर्स आपका काम करके दे रहा है इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट मेंटेन करने को। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सिंपली भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि एक चार्ज जब एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है कंडक्टर के, वो जितना काम करके देगा, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे यूनिट रहती है, दिस इज जूल और यू कैन प्रोनाउंस इट जूल. जूल इज द एनर्जी ऑफ SI यूनिट ऑफ एनर्जी. हेयर हीट इज इक्वल टू VIT. हीट इज ऑल्सो एनर्जी. सो यहाँ तक हमारा हो गया एनर्जी के बारे में. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज पावर. पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर. और यहाँ पर भी जो आपने जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किया था ना, ये जो हीट की है VIT, या आपने हीट निकाली थी दैट इज I²RT, इसकी भी SI यूनिट जूल ही रहेगी. ठीक है, हीट को भी हम जूल में कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द SI यूनिट. SI यूनिट हियर इज द SI यूनिट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी SI यूनिट क्या है, दिस इज जूल. ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर. व्हाट इज द पावर. ओके, पावर साइंस के अंदर अगर हम वर्क की बात करें, वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, वर्क, एनर्जी और पावर. तीनों क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं स्केलर होती हैं. दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है कि इतना वर्क करके देंगी, बट इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती कि जो आपका वर्क हो रहा है या पावर यूज़ हो रही है किस डायरेक्शन के अंदर यूज़ हो रही है. अगर डायरेक्शन यूज़ होती है तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, पर वर्क, एनर्जी और पावर तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी. इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा बट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी इन तीनों के अंदर. अब पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है. एनर्जी इज बेसिकली योर वर्क, जितना आप काम कर रहे हो यही आपका वह एनर्जी है. ठीक है, पावर क्या है, पावर है उस एनर्जी को कितने टाइम में यूटिलाइज करते हो आप. चलिए एक सी एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है, आपके एक रूम के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं 10, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 10 बुक्स पड़ी हैं. वो 10 बुक्स को आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके जाना है. ठीक है, 10 बुक्स हैं, तो एक ये काम आप कर रहे हो और एक ये काम एक आपका फ्रेंड कर रहा है. 10 बुक्स आप भी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा सकते हो और आपका जो फ्रेंड है वो भी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा सकता है. बट दोनों जो काम कर रहे हो, काम तो सेम कर रहे हो. ठीक है, ये भी 10 बुक्स कैरी करके लेके जा रहा है, आपका फ्रेंड भी 10 बुक्स कैरी करके ले जा. इस केस में एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं, बोथ आर यूजिंग द सेम एनर्जी. ठीक है, काम सेम हो रहा है, बट कौन इस काम को पहले कर रहा है. आपने ये बुक्स जो 10 बुक्स थी आपने पहले लेके चले गए, आपने बुक्स कैरी करने के लिए कम टाइम लिया. सो दिस इज़ योर पावर. उस एनर्जी को कितने टाइम में आप यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ योर पावर. आपका फ्रेंड है वो थोड़ा वीक है, वो बुक्स को उठाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा, स्लो ऊपर तक लेके जाएगा, तो उसकी पावर कम होगी. तो पावर होता है एनर्जी को कितने टाइम में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो हाउ कैन वी राइट द पावर. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क और ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट का मतलब होता है आप कितने टाइम में इसको कंप्लीट करते हो. ठीक है, पावर. ओके, सो हियर वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम. कितना काम आप कितने टाइम में करते हो, या फिर लिख सकते हो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. कितनी एनर्जी आप कितने टाइम में यूज करते हो. ठीक है, अब पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर इज वॉट. क्या होती है, वॉट. और वर्क क्या होता है, दिस इज योर जूल एंड टाइम इज सेकेंड. दिस इज ये नीचे है तो ऊपर जाके सेकंड इनवर्स बन जाएगा. सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. ये आपकी पावर की ऐसा यूनिट हो जाएगी. ठीक है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है. अब हम बोलेंगे पावर अगर आपने डिफाइन करनी है, डिफाइन 1 वॉट पावर. 1 वॉट पावर. पावर 1 वॉट कब होगी. ठीक है, आपने क्वेश्चन है पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. 1 वॉट पावर कब होगी. देखिए, जब वर्क कितना हो रहा है 1 जॉल और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड. ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 वॉट. ओके, इसको वर्ड्स में लिखते हैं. व्हेन 1 जॉल 1 जूल वर्क इज डन, वर्क इज डन इन 1 सेकेंड. in 1 second, then power consumed is called 1 watt power. 1 watt पावर. ठीक है, इसको 1 वाट बोलेंगे हम. ये बड़ा सिंपल है,
यहाँ पर देखिए ना, इसको भी 1 कर दो और इसको भी 1 कर दो, 1 जॉल वर्क 1 जॉल, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, 1 जॉल वर्क 1 सेकेंड में करोगे, पावर ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 वॉट पावर। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि पावर के डिफरेंट वेरिएशंस कौन कौन से हैं, पावर को आप कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर यूज़ कर सकते हो। क्या हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला है पावर का या कुछ और भी फॉर्मूले हैं? लेट्स सी द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर। सो हियर पावर इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था, वर्क क्या है हमारा, वर्क होता है दिस वर्क इज वोल्टेज करंट इंटू टाइम। तो टाइम को टाइम से कटिंग कर दीजिए तो पावर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पावर आ गया वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे यूनिट क्या बनेगी, ये भी पावर का एक सेकंड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 1 वॉट जो पावर है दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो ये भी एक पावर का सेकंड फॉर्मेट है, 1 वॉट वर्क इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखें पावर का फॉर्मूला, हियर सी द नेक्स्ट फॉर्मूला पावर। ओके, पावर इज V इंटू आई, पावर अगर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं, ओम्स लॉ में V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही होता है ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V की वैल्यू रखो, दिस इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड हेयर आउटसाइड इज ऑल्सो आई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ओके, अगर फिर से इसकी एक और वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इसको पुट करते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, आई किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ से देखिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आर। तो यहाँ पे पुट करो P इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा V का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इंटू R। तो कटिंग करने पे क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर और अपॉन R, एक R नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ रहा है, एक ये फॉर्मूला आ रहा है। सो वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला पावर, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला इज हेयर, this is first one, you can write in a second way, this is second one and this is third one, this is third formula, this is fourth formula, this is fifth formula। ठीक है, तो आपके पास 5 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, 5 डिफरेंट फॉर्मूला पावर के। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, दिस डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, न्यूमेरिकल के अंदर आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, तो एज पर द गिवन क्वांटिटीज़ यू नीड टू पुट द फॉर्मूला विच फॉर्मूला यू रिक्वायर्ड हेयर। ओके, अब एक थोड़ी सी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखिए, इन फॉर्मूला को रिकग्नाइज कीजिए इन दिस वन एंड दिस वन। हमें क्या होता है, हमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 अलग अलग रेजिस्टेंसेस दी होती हैं या सर्किट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दी होती हैं। आपने सर्किट की पावर को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पावर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस हियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने क्या मिला, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि पावर रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर को बढ़ना होगा। और यहाँ पर देखिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं हो रही है। तो क्या ये फॉर्मूले गलत हैं? आंसर है बिल्कुल गलत नहीं है, ये फॉर्मूले ठीक हैं, बट हमें इनको डिफरेंट कंडीशंस के अंदर रिकग्नाइज करना होगा। कहाँ हम V स्क्वायर अपॉन R लगाएंगे, कहाँ हम I स्क्वायर R लगाएंगे। तो सुनिए, कहाँ आपको ये लगाना है I स्क्वायर R और कहाँ V स्क्वायर R। देखिए, अगर करंट कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला आप लगाओगे अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है सर्किट के अंदर, अगर करंट कांस्टेंट है और तब आप फॉर्मूला यूज करोगे I स्क्वायर R। और करंट का कांस्टेंट होता है कौन से सर्किट के अंदर, सीरीज। मतलब अगर आप कनेक्शन आपका सीरीज में है, आपने 3 रेजिस्टेंसेस लगाई, फॉर एग्जांपल हियर सी, आपने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस लगा रहे हो, यहाँ पर। तो अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसमें ऐसे सीरीज कनेक्शन है, दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, अगर यहाँ से यहाँ हम चल रहे हैं तो इसमें एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इज कांस्टेंट इन दिस सर्किट। इफ करंट इज कांस्टेंट इन दिस सर्किट तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यूज करके पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, इस केस में पावर जो है आपकी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यहाँ पर V वाला फॉर्मूला है, अगर आप कुछ ऐसे सर्किट यूज करते हो, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस,
सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर थर्ड रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे। दिस इज अ पैरेलल सर्किट, ओके, सो पावर सप्लाई कनेक्टेड हियर। तो इस तरह के जो पैरेलल सर्किट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और नीचे वाली ऊपर वाली R3। तो ये सर्किट देखिए, ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में क्या कांस्टेंट होता है, इसमें आपकी वोल्टेज कांस्टेंट होगी, वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज बोल सकते हो या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, पोटेंशियल कांस्टेंट और वोल्टेज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल या वोल्टेज कांस्टेंट है देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज रिलेटेड टू पावर। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बची है, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं उनकी जो यूनिट है क्या है और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।